Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, we will learn about historical evolution of organizational behavior in detail. वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही और भी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ना, तो यहाँ पे तीन इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन? एडम स्मिथ, चार्ल्स बैबेज और रॉबर्ट ओवन। अब देखो, जो एडम स्मिथ थे ना, उन्होंने एक डिस्कशन किया था 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन में, और उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंटली आर्ग्यू किया था रिगार्डिंग व्हाट? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, पहले ये समझ लीजिए। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि आप लेबर्स को डिवाइड कर रहे हैं उनके स्किल, उनके नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अब जिस लेबर को जिस चीज का एक्सपीरियंस है, आप उसी को वो काम दो। जिसके पास जैसा स्किल, उसको वो काम सौंप दो। जैसे कोई लेबर अगर पॉलिशिंग में काफी फाइन है, उसकी पॉलिशिंग बहुत अच्छी उसकी होती है, तो वो आप क्या करो, वो स्पेशलाइज्ड है पॉलिशिंग का ही, तो आप उसको पॉलिशिंग का काम सौंप दो, है ना, प्रोडक्शन में। तो जिस चीज में वो ज्यादा स्किलफुल है, उसको वही काम देना। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो एडम स्मिथ ने कहा कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में लेबर को डिवाइड करते हैं ना, तो आपको इकोनॉमिक एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, और ये इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ सोसाइटी को भी देखने को मिलेगा। तो अब इन्होंने इस डिवीजन ऑफ लेबर को इंडस्ट्री में अप्लाई करके भी दिखाया। उन्होंने बहुत अच्छे से इलुस्ट्रेट किया इसको, और उन्होंने इस इलुस्ट्रेशन के बाद कंक्लूड किया कि भाई, अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ वर्कर का स्किल इंक्रीज होगा, साथ ही साथ जिस काम को करने में आपको ज्यादा समय लगता था ना, अब वो टाइम आपका सेव हो जाएगा, और आपके जो लेबर्स हैं वो ज्यादा इनोवेटिव हो जाएंगे। तो जब 20th सेंचुरी आई तो इनका ये जो थ्योरी था ना, वो काफी डेवलप हुआ इन द केस ऑफ लाइन प्रोडक्शन प्रोसेस। जहां भी लाइन प्रोडक्शन प्रोसेस था, वहां पे इस थ्योरी को बहुत अच्छा माना गया। अब दूसरे प्रोपाउंडर थे हमारे चार्ल्स बैबेज, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी बुक ऑन द इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरर, जो कि 1832 में पब्लिश हुई थी, उसमें एडम स्मिथ का जो एडवांटेजेस बताया गया था, उसके लिस्ट में और कुछ एडवांटेजेस को इंक्रीज किया। उन्होंने बताया था ना एडम स्मिथ ने कि भाई, डिवीजन ऑफ लेबर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो कुछ एडवांटेजेस उन्होंने बताए थे, जैसे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, वर्कर का स्किल इंक्रीज करेगा, इनोवेटिव होंगे, टाइम सेव होगा। उसी एडवांटेज के लिस्ट में हमारे चार्ल्स बैबेज ने कुछ और एडवांटेजेस को ऐड किया। वो एडवांटेजेस क्या थे? वो थे कि भाई, जो आपका लर्निंग प्रोसेस है ना, उसके टाइम को भी रिड्यूस करेगा अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। तो जो किसी काम को सीखने का जो प्रोसेस है, उसमें भी जो टाइम लगता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। साथ ही साथ मटेरियल जो वेस्ट होते हैं ड्यूरिंग द लर्निंग स्टेज, वो भी रिड्यूस होगा। हाई स्किल लेवल का अटेनमेंट होगा, यानी कि एक ही काम को, एक ही चीज में ज्यादा से ज्यादा वर्कर एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो उनकी स्किल क्या होगी उस काम को करने में, काफी हाई हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्या है? इट अलाउ अ मोर केयरफुल मैचिंग ऑफ पीपल स्किल एंड फिजिकल एबिलिटी विद स्पेसिफिक टास्क। ये क्या होगा कि आपके जो पीपल, जो वर्कर आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी स्किल और उनकी फिजिकल एबिलिटी उनके किए गए काम के साथ मैच करनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे, तो जो टास्क आप अपने वर्कर को देंगे, उनके एबिलिटी, उनके स्किल के अकॉर्डिंग देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि केयरफुल मैचिंग हो जाएगी। देखो, बैबेज ने ना एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई, इतने सारे एडवांटेजेस को देखने के बाद स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन का मतलब कि एक इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज्ड कीजिए काम को, यानी लोगों को डिवाइड कीजिए, वर्कर्स को डिवाइड कीजिए उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। जैसे कि आप आज के डेट में स्पेशलाइजेशन देखते हो ना, अकाउंटिंग का स्पेशलाइजेशन, टैक्सेशन का, मार्केटिंग का, ओबी का, सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं ना। ये उसी टाइम बैबेज के एडवांटेजेस को देखते हुए इन्होंने पहले ही इस बात पे आर्ग्यू किया था, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। तीसरे पर्सन थे आपके रॉबर्ट ओवन, जो एक एंटरप्रेन्योर थे। वो फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था फैक्ट्री सिस्टम के ग्रोइंग की वजह से वर्कर का डिमीनिंग हो रहा है इस चीज को, है ना। उन्होंने बोला कि भाई, अगर आप, बेहतर होगा कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर के इंप्रूवमेंट पे खर्च करें। अगर हम वर्कर के इंप्रूवमेंट, उनके डेवलपमेंट पे खर्च करें, तो शायद ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, सारे बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। साथ ही साथ उन्होंने आर्ग्यू किया था
वर्क आवर के रेगुलेशन को, और ये सिर्फ वर्कर के लिए नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने सभी लोगों के लिए वर्किंग आवर जो था उसके रेगुलेशन की बात कही थी इन्होंने। साथ ही साथ चाइल्ड लेबर की बात की थी, पब्लिक एजुकेशन की बात की थी, कंपनी में जो मील एट वर्क मिलता है उसके रिगार्डिंग बात की, साथ ही साथ कम्युनिटी प्रोजेक्ट में जो बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट था उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने कहा था। अब देखिए ये तीन लोग जो कहीं ना कहीं ओबी के हिस्ट्री से रिलेटेड थे उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा। अब कुछ टाइम पीरियड है जो एरा है उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे किस तरीके से ओबी हमारा आगे बढ़ा। तो फर्स्ट हमारा था क्लासिकल एरा, है ना, क्लासिकल एरा फर्स्ट था, उसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं। जो हमारा ओबी का क्लासिकल एरा था वो 1900 से 1930 के बीच था अप्रोक्सीमेटली, जिसमें बहुत सारी जनरल मैनेजमेंट की थ्योरीज आई थी, है ना। इसके मेन कंट्रीब्यूटर थे कौन? एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, मैरी पाकर, फॉलेट एंड चेस्टर बर्नार्ड। तो यहाँ पे बहुत से प्रिंसिपल्स, बहुत से मैनेजमेंट थ्योरीज डेवलप करके आई थी, जिसमें फर्स्ट था आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। एफ.डब्ल्यू. टेलर हमारे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं। फिर आपने हेनरी फ्योल की थ्योरी पढ़ी होगी। ये सारी थ्योरीज आपने 12th में पढ़ी हैं और मेरे चैनल पे ये बहुत डिटेल में अवेलेबल है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। चलिए देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फेज था, सेकेंड फेज, इसमें क्या था? एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे ना, उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो एम्प्लॉइज थे वो डिफरेंट टेक्निक को यूज करते थे एक ही काम को करने के लिए, बार बार फेल होते थे, बार बार उसी काम को करते थे। जो टेक्निक सूट कर जाता था ना, उसी टेक्निक से फिर आगे बढ़ जाते थे। तो उससे क्या होता था? रिसोर्स बहुत ज्यादा वेस्ट होता था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो तुम बार बार अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो ना, इसको तुम इंप्रूव कर लो। और उन्होंने क्या कहा कि भाई क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी दो वर्कर और मैनेजमेंट को कि कौन से काम की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तुम क्या करो कि जो काम करने जा रहे हो ना, उसकी साइंटिफिक स्टडी कर लो। यानी चीज को, किसी काम को करने से पहले तुम उसके रिगार्डिंग बड़े अच्छे से एनालिसिस कर लो, साइंटिफिक एनालिसिस करो। जैसे जो काम करने जा रहे हो उसकी टाइम स्टडी कर लो, उसका मोशन स्टडी कर लो, उसकी फैटीग स्टडी कर लो, मेथड स्टडी कर लो कि भाई कौन सा मेथड सुटेबल होगा, कितना स्टैंडर्ड टाइम सुटेबल होगा, कितने आवर का वर्कर को रेस्ट देना है, कितना मोशन रिक्वायर्ड होगा, कितने मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे। सारे चीजों को आप पहले से स्टडी कर लो। और साथ ही साथ काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी स्टडी करो कि अगर हम इस काम को इस तरीके से करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या निकलेगा। इन सारे चीजों को काम करने के दौरान मत सोचो, काम करने से पहले सोचो, ताकि जो काम हो तुम्हारा वो प्रोडक्टिव हो, ऐसा नहीं हो कि फेल हो जाए, है ना। तो इन्होंने पहले से बताया और कहा कि बिल्कुल ही क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी दो वर्कर और मैनेजमेंट को, जिसको जो काम दिया गया उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर ऐसे नहीं करोगे ना, तो वर्कर जो तुम्हारे हैं वो स्लो हो जाएंगे, उनका जो आउटपुट है वो उनके एबिलिटी या एटीट्यूड से मैच नहीं करेगा, है ना। पहले तो कभी कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता था, वर्कर बहुत एफिशिएंट होते थे, लेकिन वो जो आउटपुट प्रोवाइड करते थे वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता था जितनी उनकी एफिशिएंसी होती थी, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था काम करने का। तो टेलर ने कहा कि नहीं भाई, आपको मेंटल रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत है, आपके अंदर चेंज लाने की जरूरत है। सिर्फ वर्कर के अंदर चेंज लाने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर भी चेंज लाने की जरूरत है। तो उन्होंने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए, साथ ही साथ कुछ प्रिंसिपल दी, है ना, गाइडलाइंस दिए कि भाई इस गाइडलाइन को फॉलो करो, तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। उन्होंने क्या दिया? डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ अ वर्क। क्या कहा कि किसी भी काम को करो तो साइंस को यूज करो, बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, ये चीज ध्यान में रखो। साइंटिफिकली किसी काम को करो, चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो, एक लोडिंग का भी काम कर रहे हो कार्ट पे, तो उसको भी साइंटिफिक वे में करो। मीन्स कि सारे उसके कौन से मेथड को यूज करोगे ये पहले स्टडी कर लो, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, क्या स्टैंडर्ड टाइम है, कौन बंदा इसके लिए सुटेबल होगा, कितना उससे काम करवाना है, उसकी मोशन की स्टडी कर लो, कितना उसको रेस्ट देना है काम करने के दौरान, उसकी फटीग की स्टडी कर लो, है ना। सारे स्टडी को करो और स्टडी करने के बाद इसका क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, इन सबको पहले से स्टडी करो, ना कि काम करने के दौरान करो। तो अब साइंस को इस्तेमाल करो काम को करने के दौरान, साइंटिफिकली काम को करो। नेक्स्ट कहा गया
कि आप जो लोग रखते हो ना काम को करने के लिए, उनको साइंटिफिकली सेलेक्ट करो, ट्रेंड करो, उनको टीचिंग दो और उनको डेवलप करो। मींस कि आप पहले जॉब को एनालाइज कर लो कि आपका जॉब है क्या, उसके लिए कौन सा बंदा रिक्वायर्ड है, उसके लिए कितना स्किल का जरूरत है, कितना एजुकेशन का जरूरत है, कितने एक्सपीरियंस की जरूरत है, कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है। पहले जॉब को अच्छे से एनालाइज कर लो और उस जॉब के अकॉर्डिंग लोगों को सेलेक्ट करो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उनका डेवलपमेंट करो और उस काम पे लगा दो। अब देखो, जब तुम जॉब के अनुसार लोग को लाओगे, उनको उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट देखो, अब दो ग्रुप होते हैं, एक होता है वर्कर का ग्रुप, एक होता है मैनेजर का ग्रुप। तो इन्होंने क्या कहा, प्रॉब्लम क्या होता था ना, वर्कर सोचते थे भाई मैनेजमेंट मेरे बारे में नहीं सोचती, मैनेजमेंट सोचता है वर्कर सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग तो कुछ उनका सोचना ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई अपने अपने रास्ते मत चलो, कोऑपरेट करो एक दूसरों को, है ना, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलो, है ना। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। तो कैसे करना है, एक मेंटल रिवॉल्यूशन लाना है, दोनों ग्रुप को, वर्कर को और मैनेजमेंट को, दोनों ही अपने सोच को बदलना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है और एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना है। क्यों करना है, ताकि आप जो वर्क कर रहे हो उसको साइंटिफिकली कर सको और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सको। नेक्स्ट क्या था कि जो भी वर्क है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इक्वली बांटो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर पे लोड दे दिया गया, सिर्फ मैनेजमेंट पे लोड दे दिया गया। मैनेजमेंट और वर्कर कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे, हैंड इन हैंड, दोनों एक दूसरे के साथ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। वर्कर का भी मैनेजमेंट सुनेगा, मैनेजमेंट का भी वर्कर सुनेगा, और आपस में काम को बांटिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटिए और कोऑर्डिनेट करके काम करिए। ये कहा था हमारे एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में। अब देखिए नेक्स्ट बारी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी थी किसने, हमारे हेनरी फ्योल ने। इन्होंने कहा कि मैनेजर के 5 मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ डिस्टिंक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी बताए थे कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, फिनेंस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और भी बहुत सी चीजें थी। और साथ ही साथ उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के, जिसमें 14 प्रिंसिपल, इसका अलग से वीडियो है, आप डिटेल पढ़ सकते हैं। आप जाइएगा क्लास 12th के प्लेलिस्ट में, वहां पे डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल था, वो था डिवीजन ऑफ लेबर का। भाई लेबर को उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे बांट दो, जो प्लानिंग को अलग कर दो और ऑपरेशन को अलग कर दो। सारे लोगों को उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे बांट दो और उनको काम सौंप दो, है ना। स्पेशलाइजेशन क्या कर देगा, लोगों की आउटपुट को इंक्रीज कर देगा और जो वर्कर हैं वो और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। दूसरा था अथॉरिटी। अब अगर आप किसी को काम दे रहे हो तो साथ ही साथ उस काम के लिए उनको अथॉरिटी दे दो और साथ ही साथ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दो, क्योंकि अथॉरिटी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं चलती है। तो अथॉरिटी मतलब कि पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक ऑर्डर्स, पावर टू डू राइट टू ऑर्डर, है ना। कि अगर आप किसी को काम दे रहे हो, उस काम से रिलेटेड अगर उसको कोई छोटा मोटा डिसीजन लेना रहा तो वो बार बार अपने बॉस के पास तो दौड़ के नहीं जाएगा ना। वो उसके पास ये राइट होना चाहिए कि उसको जो काम डेलीगेट किया गया है उसके रिगार्डिंग वो अपना डिसीजन ले सकता है, या काम करवाने के दौरान उसके पास ये राइट हो कि वो किसी को ऑर्डर दे सकता है। साथ ही साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट कीजिए कि जो काम, जो अथॉरिटी आपको दी गई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। थर्ड है हमारा डिसिप्लिन। मीन्स कि जो एम्प्लॉय हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशंस को ओबे करना होगा। जब गुड डिसिप्लिन होती है तो ही इफेक्टिव लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन में होता है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। सारे एम्प्लॉय जो होते हैं ना, उनके लिए एक रूल होता है, वन हेड वन बॉस का कॉन्सेप्ट होता है। हर एक इंडिविजुअल को पता है कि मेरा बॉस कौन है और एक ही इंडिविजुअल किसी एक पर्सन को कमांड देगा। एक बॉस है, उसको पता है कि मेरे अंदर कौन है, नीचे वाले सबऑर्डिनेट को पता है कि मेरा सुपीरियर कौन है, और सबऑर्डिनेट को पता है कि मुझे कौन ऑर्डर देगा, और बॉस को पता है कि मुझे किसको ऑर्डर देना है। मींस कि एक ही आदमी किसी एक पर्सन को ऑर्डर, कमांड या डायरेक्शन देगा। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
अब अगर बहुत से बिजनेस एक्टिविटीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं तो हर एक्टिविटी एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, इसको उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक मैनेजर होगा और एक प्लान होगा, मींस वन हेड वन प्लान का कॉन्सेप्ट है। यहां पे एग्जांपल से समझ लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत सारा काम है, रिलायंस का डिजिटल भी है, रिलायंस का ट्रेंड भी है, रिलायंस टेलीकॉम भी है, बहुत सी चीजों में, फैशन में डील करती है, ग्रोसरीज में डील करती है, बहुत सारी चीजों में डील करती है, पेट्रोलियम है। तो अब मैं जब टेलीकॉम का एग्जांपल लूं तो टेलीकॉम का क्या होगा, उसका एक अपना ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई मुझे एयरटेल को बीट करना है किसी भी तरह से, तो उसका ये ऑब्जेक्टिव है। उसका एक हेड होगा, जो जियो का हेड होगा वो केमिकल का हेड नहीं होगा, तो जियो का एक अलग हेड होगा। जियो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपना एक अलग प्लान बनाएगी, है ना। तो हर बिजनेस एक्टिविटी, जो एक ग्रुप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन करता है, उसका एक अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अपना एक मैनेजमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ अपना एक प्लान होना चाहिए उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मतलब एक डायरेक्शन में वो पूरा का पूरा यूनिट काम करते रहना चाहिए। यानी जो जियो है ना, पूरा जियो अपने डायरेक्शन में काम करेगा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अपने हेड के नीचे, वन हेड वन प्लान, और सभी लोग एक डायरेक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन, जो वर्कर्स को जो पैसा दिया जाता है उनके काम के बदले वो काफी फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कम दे दो, ऐसा नहीं है कि ज्यादा दे दो, जो पैसे दे रहे हो वो इतना दो कि उनका काम चल सके। नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, है ना। आपको क्या करना है, अपने एज ए एम्प्लॉय आपको खुद का इंटरेस्ट त्यागना है, सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना। आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फायदे का नहीं, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में, पूरे के पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में सोचना है, ना कि सिर्फ अपने फायदे के बारे में। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। द ऑप्टिमम डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन शुड बी मेंटेन फॉर ईच सिचुएशन। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारे के सारे पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होता है, ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होता है, दोनों का कॉम्बो होता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड होता है, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो टॉप लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनके पास ही पावर है कि वो बड़े बड़े डिसीजन ले सके। तो इन्होंने कहा कि एक ऑप्टिमम डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, ताकि वो सारे सिचुएशन को मेंटेन कर सके। ऐसा नहीं है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ऑप्टिमम, थोड़ा सफिशिएंट नंबर ऑफ सेंट्रलाइजेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट है स्केलर चेन का। स्केलर चेन का मतलब कि भाई द स्केलर चेन मेजर द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक। स्केलर चेन कुछ ऐसा दिखता है, एक पिरामिड की तरह, है ना। उसमें अब नीचे वाले लोग डायरेक्टली ऊपर वाले लोग से बात नहीं कर लेते। ऐसा नहीं है कि एक जो वर्कर है फैक्ट्री में काम कर रहा है वो सीधे सीईओ से बात कर ले, है ना। उसका एक लाइन होता है, लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है। पहले जो सबसे लोएस्ट रैंक का है वो अपने सुपीरियर को बोलेगा, फिर उसका सुपीरियर अपने सुपीरियर को बोलेगा, फिर वो सुपीरियर अपने सुपीरियर को बोलेगा। इस तरीके से वो लाइन ऑफ अथॉरिटी ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और वर्कर के बात को सीईओ तक पहुंचाया जाता है ना। ये कम्युनिकेशन का एक तरीके से चेन होता है। फिर ऊपर वाला डायरेक्टली वर्कर को जवाब नहीं देता, वो अपने जूनियर को बताता है, वो अपने जूनियर को, फिर वो दूसरे जूनियर को, तब जाकर के वर्कर तक बात पहुंचती है। तो ये क्रम होता है, ये लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किया जाता है। तो भाई हेनरी फ्योल ने कहा कि आपको अगर कम्युनिकेट करना है तो इसी चेन के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एक लाइन ऑफ अथॉरिटी बनाइए, ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, ऐसे ही गए सीधे बॉस से आपने बात कर ली, ऐसा नहीं चलता। लेकिन अगर अर्जेंसी हुआ कि भाई आपको किसी से बात करनी है अर्जेंटली, इस मतलब कोई खास डिसीजन लेना है, तो उसके लिए गैंग प्लैंक का भी प्रावधान दिया गया था कि आप एट टाइम इस चेन से हटके आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने सीनियर मैनेजर को इन्फॉर्म करना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आप डिटेल देख लीजिएगा, वीडियो में लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर। सारे चीजों को ऑर्डरली मेंटेन कीजिए, सारे चीजों को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने सामान रख दिया, लोग रख दी, अब मिल ही नहीं रहे,
आपने वेयर हाउस में सामान रख दिया और जहां पे जो चीज रखते थे उसको ऑर्डर वे में नहीं रखे, अगर फर्स्ट प्रोसेस में जो चीज पहले यूज करना है उसको आपने सबसे कोने में रख दिया, तो क्या हो गया, उसको हैंडल करके जगह पे लाने में ही काफी समय वेस्ट हो जाएगा। तो चाहे लोग हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे कुछ भी हो, उसको सही जगह पे ऑर्डर वे में, सीक्वेंस वे में रखिए ताकि वो सही टाइम पे आए, जब उसका काम आए तो वो मिल सके। नेक्स्ट है इक्विटी, है ना। अब मैनेजर को काइंड और फेयर होना चाहिए सबऑर्डिनेट के लिए, सबको एक समान रखिए, किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए सबऑर्डिनेट के साथ। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। अब इंप्लॉय का टर्नओवर ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इंप्लॉय आए तुरंत छोड़ के चले गए, फिर दूसरे आए फिर तुरंत छोड़ करके चले आए। उससे क्या होता है ना कि जो आपका चेन होता है मैनेजमेंट का वो जल्दी टूट जाता है और फिर बाद में बहुत मुश्किल होता है, काफी कॉस्ट भी लग जाता है, काम भी काफी हैम्पर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि भाई एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी होनी चाहिए काफी हाई, ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। एम्प्लॉय को आप अलाउ कीजिए कि भाई आप कुछ इनोवेटिव सोचिए, कुछ प्लान को कैरी आउट कीजिए, है ना, और अपने हाई लेवल एफर्ट को लगाइए। ऐसा नहीं है कि बस जो हम कह रहे हैं आप उसी को करते चले जाइए, नहीं, आप अपना भी कुछ अच्छा एफर्ट लगाइए। आपको राइट है कि आप इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिट दी कॉप, मींस प्रमोटिंग द टीम स्पिरिट। जो काम करना है वो टीम स्पिरिट को डेवलप करके लाना है। जो टीम है उसके अंदर हार्मनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए और सबके अंदर ये डेडिकेशन होना चाहिए कि हमको ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा परफॉर्म करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल थ्योरी। ये दिया था हमारे मैक्स वेबर ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ओवरलुक किया था मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और मैनेजमेंट को एक स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से देखा था, है ना। वेबर ने डिस्क्राइब किया था आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको उन्होंने नाम दिया था ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो इस आइडियल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के कुछ फीचर्स थे। उसका फर्स्ट फीचर था दैट इज जॉब। जॉब यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हो रहा है उनको स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे बांटिए, और वो जो स्पेशलाइजेशन होंगे वो 3 बेसिस पे होंगे, सिंपल, रूटीन और डिफाइंड जॉब, डिफाइंड टास्क, है ना। तो मींस ऐसे एक स्पेशलाइजेशन क्या था, सिंपल वर्क जो परफॉर्म किए जाते थे उनके बेसिस पे आप वर्कर्स को बांट दीजिए उस जॉब के बेसिस पे। कुछ रूटीन वर्क्स जो फॉलो किए जाते थे ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक स्पेशलाइजेशन था। फिर कुछ पर्टिकुलर टास्क जो कि स्किल्ड वर्क थे उनको अलग बांट दिया गया। नेक्स्ट था अथॉरिटी हायरार्की। जो भी पोजीशन थे ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक हायरार्की के फॉर्म में बांटा गया। हायरार्की का मतलब कि एक लोग के अंदर कितने लोग होंगे, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बताया गया, है ना। कौन किसका सुपरवाइजर होगा, कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे, कौन किसका बॉस होगा, ये सब कुछ हायरार्की वे में उन्होंने डिटेल में बताया। फिर है फॉर्मर सिलेक्शन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर होंगे, जितने भी लोग सिलेक्ट होकर के आएंगे, उनका सिलेक्शन का जो बेसिस होगा वो एक टेक्निकल होगा, क्वालिफिकेशन के बेसिस, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रेनिंग के बेसिस पे, या फिर एजुकेशन और एग्जाम के बेसिस पे जो होगा वो सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट था रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो सारे एम्प्लॉय के लिए सेम होंगे, कंपनी के जो नियम कानून होंगे वो सभी के लिए एक समान होंगे। नेक्स्ट है इम्पर्सनैलिटी। रूल्स एंड कंट्रोल्स आर अप्लाइड यूनिफॉर्मली। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सभी पे एक समान अप्लाई किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी या पर्सोनल को प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है करियर ओरिएंटेशन। मैनेजर जो है वो एक प्रोफेशनल है, ना कि वो अपने यूनिट के ओनर हैं जिसको कि वो मैनेज करते हैं। उनकी एक फिक्स्ड सैलरी होगी, साथ ही साथ उनको अपने करियर को परस्यू करने के लिए भी कुछ एडवांटेजेस दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सोशल थ्योरी। सोशल थ्योरी भाई कब आया, देखो टेलर, फ्योल, वेबर सभी ने क्या कहा कि भाई किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। उन्होंने कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ह्यूमन बीइंग के बारे में नहीं सोचा, लेकिन ह्यूमन बीइंग सबसे कोर चीज होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की। एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन नहीं तो कुछ भी नहीं।
ह्यूमन ही हमारे फिनेंस को संभालते हैं, हमारी मार्केटिंग करते हैं, हमारे प्रोडक्शन को देखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, हर काम ह्यूमन करता है, लेकिन किसी ने ह्यूमन के बारे में नहीं सोचा, जबकि ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है। तो उस टाइम में मैरी पार्कर फॉलेट और चेस्टर बर्नार्ड, दो लोग जो थे, उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और ऑर्गेनाइजेशन को सोशल एस्पेक्ट से देखा। उन्होंने क्या सोचा कि नहीं भाई, ह्यूमन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैरी जो थे, उन्होंने पहले रिकॉग्नाइज किया ऑर्गेनाइजेशन कुड बी व्यूड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। मैरी ने कहा सबसे पहले कि एक ऑर्गेनाइजेशन को आपको इंडिविजुअल के नजर से और ग्रुप के नजर से देखना है। उनका जो ह्यूमनिस्टिक आइडिया था, वो उसी का इन्फ्लुएंस था जिसमें आप आज देखते हो मोटिवेशन की थ्योरीज, लीडरशिप की थ्योरीज, पावर एंड अथॉरिटी की थ्योरी जो आज देख रहे हो ना, उन्हीं का ह्यूमनिस्टिक आइडिया था जिसका असर आज आपको देखने को मिल रहा है। ये जापानीज थी, इन्होंने बेसिकली मेन स्ट्रेस किया था ग्रुप टुगेदरनेस पे, है ना, ग्रुप के अंदर में जो एक यूनिटी होनी चाहिए उस पे मेन फोकस किया था। दूसरे साइड पे चेस्टर बर्नार्ड थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम के तौर पे देखा, जहां पे उन्होंने क्या कहा कि जितने भी ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं उन सभी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की फीलिंग रखनी चाहिए। चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो कहीं ना कहीं वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आपस में गुड रिलेशन होना काफी जरूरी है। And introduce the idea that manager has to examine the environment and then adjust the organization to maintain the state of equilibrium। अब चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एनवायरमेंट को एग्जामिन करे अच्छे से और ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से एडजस्ट करे कि वो अपने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज में रह सके। देखो चलो नेक्स्ट आता है बिहेवियरल एरा। बिहेवियरल एरा में क्या था ना, इसका मेन मार्क था ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट और बिहेवियरल रिसर्च बहुत सारे हुए थे। इस एरा के दो मेन इवेंट देखे जाते हैं, एक था बर्थ ऑफ पर्सोनल ऑफिसर एंड द क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। पहले ये पर्सोनल ऑफिसर या एचआर ऑफिसर कह लो, इसका कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ पे पर्सोनल ऑफिसर का बर्थ हुआ और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का बर्थ हुआ कि भाई इंडस्ट्री में साइकोलॉजी का भी कोई रोल होता है, पहले कोई जानता भी नहीं था। क्लियर है ना। तो इसके बाद क्या हुआ ना कि द वेज एक्ट ऑफ 1935 नोन टू बी मैग्ना कार्टा ऑफ लेबर वाज पास्ड इन यूएसए। ये यूएसए में पास हुआ। अब इससे क्या लेजिटिमेट होता था कि रोल ऑफ ट्रेड यूनियन का रोल उभर करके सामने आया। ट्रेड यूनियन का जो रोल आया, इससे एनकरेज हो रहा था रैपिड ग्रोथ ऑफ यूनियन मेंबरशिप। यूनियन के अंदर मेंबरशिप का बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा था, जो कि मेन इसका फोकस क्या था कि किस तरीके से आप लेबर को हैंडल करते हैं, इसमें इंप्रूवमेंट आ रहा था। अब यूनियन का, ट्रेड यूनियन का बहुत ज्यादा चलन हो गया, लोग उसके मेंबर होने लगे। तो अब मैनेजर के लिए एक अलग सिचुएशन था कि भाई इस सिचुएशन में आप इनकी हैंडलिंग को किस तरीके से इंप्रूव करेंगे, है ना। तो ये देखते हुए मेन यहाँ पे मूवमेंट आया ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का, जिसका मेन बिलीफ क्या था कि अगर आपके लेबर सेटिस्फाइड होंगे तो वो हायर प्रोडक्टिव होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर लेबर सेटिस्फाइड है ना तो वो प्रोडक्टिव होंगे ही होंगे, चाहे किसी भी यूनियन में चले जाएं, कुछ भी हो जाए। क्लियर है। तो इस चीज के लिए 3 इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने मेन रोल अदा किया। एक थे डेल, मैस्लो और मैकग्रेगर। देखिए डेल ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ने कन्वे किया था एक थीम को कि किस तरीके से आप कोऑपरेशन को विन कर सकते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करके किस तरीके से चल सकते हैं, दूसरों को किस तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं। इनका मेन एडवाइस था इसके रिगार्डिंग टू मेक अदर फील इंपॉर्टेंट थ्रू सिंसियर अप्रिशिएशन ऑफ देयर एफर्ट। भाई अगर आप किसी के साथ मिलके काम करना चाहते हैं ना तो सिर्फ अपनी बड़ाई मत कीजिए, दूसरों को इंपॉर्टेंस दीजिए कि हाँ भाई आपने अगर अच्छा काम किया तो उनके एफर्ट के लिए उनको अप्रिशिएट कीजिए, तब उनको क्या लगेगा ना, उनको एक इंपॉर्टेंस वाली फीलिंग आएगी। एक एडवाइस ये था। दूसरा, टू स्ट्राइव टू मेक गुड फर्स्ट इंप्रेशन। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन हो वो बहुत प्रभावशाली हो। फर्स्ट इंप्रेशन जो कहा जाता है ना वो आपका लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। अब विन पीपल टू देयर वे ऑफ थिंकिंग बाय लेटिंग अदर्स टू डू द टॉकिंग एंड नेवर लेटिंग अ मैन ही इज रॉन्ग। देखो किसी भी इंसान को किस तरीके से जीतना है,
उनके थिंकिंग के अनुसार, वो जिस तरीके से सोचते हैं ना उसी तरीके से आप उनसे बात करो, उनको आप जीत सकते हो, है ना। कभी भी अगर कोई इंसान बात कर रहा है तो उसको आप एट ए टाइम मत बोलोगे वो रॉन्ग है ना। तो वो आप पे कॉन्फिडेंस नहीं करेगा, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। अगर गलत भी बोल रहा है तो उसको लेट हिम टॉक, उसको बोलने दो, उसके बाद आप उसको काल्मली समझा सकते हो, है ना। चेंज पीपल बाय प्रेजिंग देयर गुड ट्रेट एंड गिव द लीडर द अपॉर्चुनिटी टू सीक द फेस। मीन्स व्हाट कि अगर आपको लोगों में चेंज लाना है तो उनके अच्छाई से लाइए, अच्छे ट्रेट्स जो उनके अच्छे गुण है ना उनको मेन देखिए, उनके अच्छे गुण में और ज्यादा से ज्यादा बदलाव लाइए, उनके खराबी के बारे में मत सोचिए। और लीडर्स इसको अपॉर्चुनिटी बनाए, जो उनका गुड ट्रेट है ना उसको वो अपॉर्चुनिटी ले और उसको और भी ज्यादा विकास करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे मैस्लो का क्या था, मैस्लो ने एक नीड हायरार्की थ्योरी दी थी जिसमें टोटल 5 नीड्स थे, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 नीड थे जिन्होंने जो मैस्लो ने दिए थे। तो अब मैस्लो ने मेन कहा था कि जो नीड ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है ना वो 1 by 1 आता है। अगर किसी का फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो गया, अब वो सेटिस्फाइड है कि हाँ मेरा फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो कंप्लीट तरीके से पूरा हो रहा है, तो फिर वो आगे सोचेगा सेफ्टी नीड के बारे में। अगर सेफ्टी नीड अच्छे से पूरी हो जाए तो फिर वो सोशल नीड के बारे में सोचेगा, सोशल नीड पूरी हो जाएगी तो वो स्टीम नीड के बारे में सोचेगा एंड सो ऑन, है ना। तो एक नीड जैसे ही पूरी होती है तो कोई भी इंसान दूसरे नीड के बारे में सोचता है। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब आपके जो भूख लगी है तो खाने का टाइम पे हो जाए, प्यास लगी है तो सही ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो जाए, मतलब जो आपका शारीरिक नीड है वो पूरा हो जाए, तो इंसान सोचता है सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी यानी जॉब की सेफ्टी हो, रहने की सेफ्टी हो, सारी सेफ्टी का नीड जो फुलफिल हो जाता है तो वो सोसाइटी के बारे में सोचता है कि हमारा भी सोशल एक अच्छा रेपो होना चाहिए, हमारी सोशल नीड भी कुछ है उसको पूरा करना सोचता है। तो भाई सोशल ह्यूमन है तो सोचेगा ही ना। तो सोशल नीड पूरी हो जाती है फिर वो स्टीम नीड के बारे में सोचता है, स्टीम नीड पूरी हो जाती है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बारे में सोचता है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब कि अब आपने सब कुछ अचीव कर लिया, फुलेस्ट पोटेंशियल पे आप चले आए, आपका ये सारा का सारा बाकी 4 नीड है ना जो एक इंडिविजुअल का होना चाहिए वो आपने फुलफिल कर लिया। आपने अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फुलफिल कर लिया दैट मीन्स कि आप कंप्लीटली क्या हो, सेटिस्फाइड हो। तो मैस्लो ने कहा कि मैनेजर को ये चीज सोचना चाहिए, इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल में भी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नीड के बारे में उनको जानकारी रखनी चाहिए। अगर उनकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो चुकी है तो वो अब उनको मोटिवेट करें सेफ्टी नीड को दिखा करके कि भाई आपकी ये काम करोगे ना अच्छे तरीके से तो आपकी सेफ्टी नीड भी पूरी हो जाएगी, तो वो उस काम को और ज्यादा प्रोडक्टिव वे में पूरा करेंगे क्योंकि उनकी सेफ्टी नीड फुलफिल हो रही है, वो सेटिस्फाइड हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर फिजियोलॉजिकल पूरी हो चुकी है तो आप उनकी सेफ्टी नीड को पूरा कर दो, सेफ्टी नीड पूरी हो चुकी है तो सोशल नीड को पूरा कर दो, क्योंकि इंसान एक नीड पूरा होने के बाद दूसरे नीड की तरफ भागता है। नेक्स्ट देखिए मैकग्रीगर ने 2 सेट ऑफ एजम्पशन दिया था, 2 थ्योरी दी थी, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स जो थी ना वो कंप्लीटली नेगेटिव बातें कहती थी कि लोग जो है ना वो काफी लिटिल एम्बिशियस होते हैं, काम करना नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, है ना। हमेशा ही ऐसे डायरेक्शन में बात करता था जैसे लोग बड़े ही लेजी हैं, वो काम को नहीं करना चाहते। और दूसरा जो थ्योरी वाई था हमारा, वो क्या एज्यूम करता था कि पीपल जो है ना वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो खुद से अपने सही डायरेक्शन में काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, साथ ही साथ वर्क को अपने हिसाब से करते हैं, रेस्ट कम लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा वर्कहॉलिक होते हैं। तो मैकग्रीगर बिलीव्स दैट थ्योरी वाई assumptions better capture the true nature of worker and guided management better। उन्होंने थ्योरी एक्स थ्योरी वाई दोनों दी थी, लेकिन मैकग्रीगर ने क्या बिलीव किया कि जो थ्योरी वाई का एजम्पशन था ना कि लोग काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वर्क को पसंद करते हैं, वो ज्यादा बेटर था एज कंपेयर टू एक्स, है ना। और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने मैनेजमेंट को गाइड भी किया था कि भाई अगर बेटर वे में आपको करना है मैनेजमेंट तो आप थ्योरी वाई के तरफ मूव करो। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बीएफ स्किनर his research has a significant बीएफ स्किनर के बारे में देखिए, his research has a significant effect on the design of organizational training program and reward system। इनका जो मेन रिसर्च था
वो किसका था? ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम और रिवॉर्ड सिस्टम का। अगर वर्कर को आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है तो किस तरीके से करेंगे, और जो रिवॉर्ड देना होगा उसका क्या सिस्टम होगा। ही फाउंड दैट पीपल विल मोर लाइकली इंगेज इन डिजायर्ड बिहेवियर इफ दे आर रिवॉर्डेड फॉर डूइंग सो। इनका मेन मानना था कि अगर आप लोग जो काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर अच्छे काम कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग अगर आप उनको रिवॉर्ड दोगे ना उनके बिहेवियर के रिगार्डिंग, तो वो और ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। These rewards are more effective if they immediate follow the desired response, and behavior that is not rewarded or is punished is likely to be repeated. अब ये जो रिवॉर्ड होता है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब इसका इमीडिएट फॉलो अप होता है, रिस्पॉन्स इमीडिएट मिल जाता है। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, है ना, और अगर खराब काम किया तो भाई पनिश अगर आप होते हैं तो आप उसको आगे रिपीट नहीं करेंगे। देखो नेक्स्ट था हमारा डेविड मैकमिलन का रिसर्च। ये जो रिसर्च था ना, इसका मेन काम क्या था कि लोगों को उनके काम के हिसाब से मैच करना। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा अचीवर्स हैं, जो हाईली अचीवर्स लोग हैं, जो ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं और काम को इफिशिएंट वे में करते हैं, उनको भी आप नॉमिनल काम दो, और जो लेस अचीवर है उनको भी आप वही काम दो जो हायर अचीवर को दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है लोगों को कि कौन हाई नीड को अचीव करते हैं, कौन हाई नीड अचीव करना चाहते हैं, और कौन उनके कंपैरिजन में लो नीड अचीवर्स हैं। मींस किनकी ज्यादा नीड है, किनकी लेस नीड है, आपको ये डिफरेंशिएट करना। जिनकी ज्यादा नीड होगी ना वो ज्यादा अचीव करेंगे, आपकी जरूरतें ज्यादा होगी तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे। तो जिनकी हाई नीड है उनको आप चुनो और जिनकी लो नीड है उनको चुनो, और दोनों को डिफरेंशिएट करो और उनके नीड के हिसाब से उनको काम सौंपो। जिनकी ज्यादा नीड रहेगी वो ज्यादा अचीवर होंगे, तो जो अचीवर है उनको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी काम दो ताकि ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में वो काम हो जाए। नेक्स्ट थे फ्रेड फीडलर। इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ लीडरशिप को डेवलप किया था। इन्होंने क्वेश्चनायर डेवलप किया था जिसमें सारे वो चीज थे, क्वेश्चंस थे जो मेजर करते थे एक इंडिविजुअल के इनहेरेंट लीडरशिप कैरेक्टर को, कि एक इंडिविजुअल के अंदर लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं। साथ साथ टाइप ऑफ लीडरशिप बिहेवियर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा लीडरशिप बिहेवियर सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है हमारे हर्जबर्ग। हर्जबर्ग का जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो क्या था कि एक इंडिविजुअल क्या चाहता है अपने जॉब में, इसका उन्होंने आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि देखो, एक मैनेजर को चाहिए कि वो वर्कर्स को मोटिवेट करे, और ये मोटिवेशन कैसे आ सकता है, जॉब को रीडिजाइन करके लाया जा सकता है। वर्कर को ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करने को अलाउ कर दो। जो वर्क है, जो टास्क है ना, उसको बार बार एक ही टास्क को उनके पास मत लेकर के जाओ, उनके अंदर बोर्डम आ जाता है। आप टास्क को वेराइटी करो, वेरिड टास्क दो, अलग अलग टास्क दो ताकि उनको काम करने में मजा आए। अभी जो आप देखते हो ना जॉब एनरिचमेंट, यानी कि एक ही काम को ज्यादा से ज्यादा चेरिश करके आपके आगे लाया जाता है, वो कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस जो आप पढ़ते हो, तो ये हर्जबर्ग का ही रिसर्च था जिसका ये देन है। जैसे एक एम्प्लॉय क्या चाहता है अपने वर्क से कि उसको अच्छी सैलरी मिले, उसकी जॉब की सिक्योरिटी हो, साथ ही साथ अच्छा सा वर्किंग कंडीशन मिले, जब ऑफिस में काम कर रहा हो तो उसकी सारी फैसिलिटीज मिले, बोनस मिले, मेडिकल मिले, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो काम करने के दौरान भी उसको चाहिए, साथ ही साथ अलग से फैमिली के लिए भी चाहिए, और कुछ क्वालिटी हो वर्क की और उसको उसके फैमिली के लिए भी उसको टाइम मिल जाए। ऐसा नहीं है कि बंधुआ मजदूर की तरह खटाए जा रहे हो, है ना। तो वर्क और लाइफ दोनों के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, सारे एम्प्लॉय ये चाहते थे और इस चीज को हर्जबर्ग ने बताया था। नेक्स्ट थे जे रिचर्ड हैकमैन एंड ग्रेग ओल्डहम 1970 में इन्होंने एक्सप्लेन किया था जॉब फैक्टर्स को। वो कौन से जॉब फैक्टर्स होंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगे एम्प्लॉय के मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन को। इनका जो मेन रिसर्च था वो क्या बताया था कि भाई जो मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन होता है एम्प्लॉय का, वो बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि वर्क का क्या डायमेंशन है, स्किल की वैरायटी क्या है, टास्क कैसा दिया जा रहा है, कितनी अथॉरिटी दी जा रही है, कैसा फीडबैक मिल रहा है, ये सब पे डिपेंड करता है लोगों के वर्कर्स की मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन।
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर टुडे। अभी जो आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ रहे हो वो आज के दौर में क्या है ना। अभी तक हमने बहुत से साल पहले की बातें पढ़ी कि भाई इन्होंने ये दिया, इस साल में दिया, बहुत सी चीजें पढ़ी, बहुत से कंटीजेंसीज फ्रेमवर्क को पढ़े, है ना। द मोस्ट पॉपुलर ओबी टॉपिक फॉर रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करेंटली हैव बीन कनेक्टेड विद द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड लीडरशिप। अभी करंट में जो मेन टॉपिक ऑफ रिसर्च चल रहा है ओबी में वो क्या है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप, है ना। किस तरीके से वर्क को डिजाइन किया जाए, किस तरीके से वर्कर को सेटिस्फाई किया जाए, इन सब चीजों पे ज्यादा चल रहा है। एट प्रेजेंट द एम्फेसिस शुड बी ऑन रिफाइनिंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज। जितनी भी ऑलरेडी थ्योरी दी गई है, जैसे मैस्लो की थ्योरी दी गई है, हर्जबर्ग की थ्योरी दी गई है, बहुत से लोगों ने मोटिवेशन और लीडरशिप से रिलेटेड थ्योरीज दी हैं। तो जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है ना उनको रीडिफाइन करने का काम किया गया। जो पहले से दिया गया है आज के सिचुएशन में जरूरी तो नहीं है ना कि वो सही ही रहेगा, तो उसमें और भी सिचुएशन को देखते हुए जो चेंजेस लाने चाहिए वो चेंजेस आ रहे हैं। और एक ही चीज को ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं, किस तरीके से हम वर्क को डिजाइन करें और किस तरीके से अपने वर्कर को सेटिस्फाइड रखें, है ना। Clarifying previous assumptions and identifying relevant contingencies variable. The current research essentially reflect maturing of OB as a scientific discipline. भाई हमारे existing theories जो हैं उनके अंदर बहुत से assumptions को लाए जा रहे हैं, नए नए assumptions, relevant contingencies variable को देखते हुए। that means कि जो अभी current research चल रहा है OB में वो क्या चाहता है कि OB को as a scientific discipline के तौर पे ज्यादा से ज्यादा मैच्योर किया जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।